क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकास में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 12 एनसीईआरटी भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो है चौथा चैप्टर है, मुगल कालीन समाज। मुगल कालीन समाज कैसा था, मुगल काल में जमींदारी व्यवस्था कैसी थी, मुगल काल में भू राजस्व कैसे वसूला जाता था और मुगल कालीन समाज कैसा था, सब के बारे में विस्तृत उल्लेख किया गया है। आईने अकबरी के बारे में बताया गया है, अकबर का शासनकाल कैसा था, मनसबदारी व्यवस्था कैसी थी, इन सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 12 एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है, किसान, जमींदार और राज्य। मध्यकालीन भारत के इतिहास में कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत 16वीं शताब्दी से और 17वीं शताब्दी में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, जमींदार कौन थे, किसान कौन थे, राज्य क्या करता था उनके लिए, हम सबके बारे में यहाँ पढ़ेंगे और मुगल काल के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, यहाँ एक ग्रामीण दृश्य दिखाया गया है उसमें मुगल काल का, कि लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, खेत में कैसे लोग पानी कैसे निकाल रहे हैं, सब चीज को यहाँ पर एक दृश्य के रूप में मुगल काल का मतलब दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ लिखा है 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब जो है 85% लोग गांव में रहते थे। 85% लोग कहाँ रहते थे, मुगल काल में गांव में रहते थे। छोटे खेतिहर और भूमिहर सम्राट दोनों ही कृषि जो है उत्पादन से जुड़े थे। मतलब गरीब खेतिहर भी और बड़े और अमीर खेतिहर दोनों लोग जुड़े हुए थे और दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे। इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बनता गया। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुईं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज था, जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से जब प्राप्त करता था, उगाता था टैक्स के रूप में। ठीक है, जिसे हम लोग भू राजस्व या लगान कहते हैं। राज्य के जो है नुमाइंदे राजस्व निर्धारण करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले ग्रामीण समाज पर काबू करने की कोशिश करते थे। ये तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई और राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए या नहीं, इसको लेकर के। चूंकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, इसीलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांव में घुस गए और इससे खेती करने वाले जो है शहर से जुड़ते चले गए। ठीक है, तो याद रखना कुछ ऐसी फसलें भी थी जो केवल व्यापार के लिए होती थी, जैसे उस समय नील का उत्पादन हो गया, उस समय जैसे आपका जो है कपास का उत्पादन हो गया, या उसमें रेशम का उत्पादन हो गया। तो ये सब उत्पादन जो होता था तो उससे जो बिक्री होती थी शहरों में, तो गांव शहरों से जुड़ते चले गए। यहाँ लिखा है किसान और कृषि उत्पादन। हम पहले इसकी बात करेंगे कि मुगल काल में किसान कैसे काम करते थे और कृषि उत्पादन क्या क्या होता था। तो लिखा है आगे, लिखा है कि खेतिहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी, जिसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वो तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी। जैसे ही जमीन की जुताई, बीज बोना और फसल पकने पर उसकी कटाई होती थी, इसके अलावा वह उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शरीक होते थे जो कृषि आधारित थी, और जैसे कि शक्कर, तेल आदि। तो इन सब का भी उत्पादन गांवों से होता था और शहरों की ओर जाता था। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। कई ऐसे भी क्षेत्र थे, जैसे कि सूखी जमीन के विशाल हिस्सों में से पहाड़ियों वाले इलाके, जहां उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी जैसे कि ज्यादा उपजाऊ जमीनों पर। इसके अलावा भूखंड का एक बहुत बड़ा बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा होता था उस समय। जब हम कृषि समाज की बात करते हैं, तब हमें उन भौगोलिक विविधताओं का ख्याल रखना चाहिए। मतलब कि कृषि हर क्षेत्र में होती थी, चाहे मैदान हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो, हर जगह पर। स्रोतों की तलाश। तो लिखा है, चूंकि किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती है जो खेतों में काम करते थे। याद रखना, जो किसान होते थे वो अपने बारे में नहीं लिखते थे,
कोई उनके बारे में अन्य लिखता था, चाहे कोई यात्री हो या कोई इतिहासकार हो। लिखा है, नतीजन 16वीं से 17वीं सदियों के किसी इतिहास को समझने के लिए हमें मुख्य स्रोत के लिए ऐतिहासिक ग्रंथ दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए हैं। तो उनके बारे में हमें यहाँ पर जानना है कि कौन कौन से दस्तावेज उस समय लिखे गए और किससे हमें किसी के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें सबसे बड़ा है कौन सा, तो आईने अकबरी। इसकी रचना कौन किया था, तो अबुल फजल ने किया था। तो लिखा है, सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, ग्रंथों में से एक है आईने अकबरी, जो है जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए राज्य के नुमाइंदों मतलब होता है जो अधिकारी होते थे, द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य व ग्रामीण जो है सत्ता पोषों यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे, उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया। ठीक है, आगे लिखा है, आईने अकबरी का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बना करके रखता था। आईने अकबरी के लेखक के मुताबिक ग्रामीण मतलब मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। मतलब उसमें कोई किसी तरह का विद्रोह नहीं होता था, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरे शब्दों में किसानों के बारे में जो कुछ हमें आईने अकबरी से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। ठीक है, आगे लिखा है, खुद किस्मती से आईने अकबरी की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए थे। इनमें 17वीं और 18वीं शताब्दी के सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज शामिल हैं जो सरकार की आमदनी के विस्तृत जानकारी देते हैं, क्योंकि किसानों के बारे में जानकारी कोई नहीं देता है। तो किसानों को हम जानकारी देने के लिए जो किताबें लिखी गई उन्हीं के बारे में पता चला। तो मुगल काल में जो आईने अकबरी लिखी गई, तो हो सकता है कि अकबर की बुराइयों को न लिखा हो, तो अन्य कुछ ग्रंथ भी मिले हैं जिससे हमें मुगल कालीन किसान के बारे में जानकारी मिलती है। तो लिखा है, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोग खाका पेश करते हैं। वह सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते हैं। लगे हाथ वे स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नजरिए से देखते थे और राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद होती थी। ये हमें किताबों से मालूम चला कि किसान राजा को या राज्य को कैसे देखना चाहते थे और वो कैसे उनको जो है शासन के मुताबिक समझते थे। किसान और उनकी जमीन, तो लिखा है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, बहुवचन रियाया या जो है मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो मुगल काल में किसानों को रैयत कहा जाता था या फिर जो है रियाया कहा जाता था या फिर जो है मुजरियान कहते थे। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखना। इसीलिए याद रखना, जब जो किसानों से समझौता किया गया था भू राजस्व के लिए, उसी को हम रैयत बाड़ी भी कहते हैं, ये भी याद रखना। साथ ही हमें किसान या जो है आसामी मतलब होता है जो किसान खेती करवा रहा है, जैसे शब्द भी मिलते हैं। 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं। एक है आपका खुद काश्त, एक है पाही काश्त। खुद काश्त का मतलब होता है जो खुद अपने खेत में काम करता है, और पाही काश्त का मतलब हो गया जो दूसरों खेत में काम करता है। पहले किस्म के किसान हुए थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। दूसरे पाही के काश्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने जाते थे। वही हो गया। लोग अपनी मर्जी से भी पाही काश्त बनते थे। मसलन अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले तो मजबूरन भी, मसलन अकाल और भुखमरी के बाद भी आर्थिक परेशानियां होती थी। तो किसानों के बारे में अब आपको चीजें पता चल रही होगी कि मुगल काल में किसान कैसे थे। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज्यादा कुछ नहीं होता था। मतलब यहाँ के किसान गरीब थे, उनके पास यही बैल और जो हल होता था वही उनकी पूंजी होती थी। ज्यादातर के पास इससे भी कम होता था। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। तो गुजरात में कितनी थी? 6 एकड़, और बंगाल में कितनी थी? 5 एकड़। 10
एकड़ जमीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। आसामी मतलब किसान को, बड़े किसानों को अमीर माना जाता था जिसके पास 10 एकड़ जमीन से ज्यादा होती थी या उतनी होती थी। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिक जो है किसी चीज को खरीदते हैं। आगे लिखा है 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत मतलब जो उसके मालिक होते हैं का एक जो है विवरण 17वीं सदी तक भी उतना ही लागू होता है। हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर जमीन को हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते हैं और जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। देखा होगा लोग अपने जमीनों पर क्या करते हैं, कोई ना कोई बाउंड्री बनाने के लिए ईंट रख देते हैं, कोई डंडा वहां पर लकड़ी लगा देते हैं, कुछ ऐसा निशान लगा देते हैं जिससे उनकी जमीन का निशान बना रहे। लिखा है सिंचाई और तकनीक क्या थी उस समय मुगल काल में। तो जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। चूंकि की खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों को पेट भरना था, उस समय लोगों का मुख्य उद्देश्य यही था पेट भरना, क्योंकि कृषि उत्पादन बहुत कम होता था। इसीलिए रोजमर्रा के खाने की जरूरतें जैसे चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि फसलें ज्यादा पैदा उगाई जाती थी। जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच या उससे ज्यादा बारिश होती थी वहां कमोबेश चावल की खेती भी होती थी। मतलब जहां पर ज्यादा बारिश होती थी उन क्षेत्रों में चावल की खेती भी की जाती थी, क्योंकि उस समय और कोई सिंचाई के ज्यादा स्रोत थे ही नहीं, सब वर्षा पे डिपेंड होते थे। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूं और ज्वार बाजरे की खेती ही की जाती थी। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था। याद रखना, भारतीय कृषि जो है पूरी तरह से डिपेंड किस पे थी, मानसून पे थी। अगर मानसून अच्छा होगा तो कृषि उत्पादन अच्छा होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो याद रखना, मानसून जो है भारतीय कृषि की रीढ़ है। ये क्वेश्चन में निबंध में बार यही लाइन पूछा गया था, जैसा कि आज भी है। लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थीं जिनके लिए अतिरिक्त पानी की जरूरत थी। इसके लिए सिंचाई के लिए कृत्रिम उपाय भी करने पड़ते थे, जैसे चावल, जूट। तो बिना उसके जो है उसकी फसल उगाई नहीं जाती थी। यहाँ एक नोट्स लिखा है के रूप में लिखा है कि किसान बस्तियों का बसना उजड़ना, मतलब उस समय जो किसान थे उनकी बस्ती उजड़ना, और उसके बारे में लिखा गया। तो ये विवरण कौन देता है, तो ये बाबरनामा में मिलता है। तो बाबरनामा किसकी लिखी गई है, तो बाबरनामा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो उसमें उसने क्या बताया था हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के गाँव के बारे में बताया है कि हिंदुस्तान में बस्तियां और गाँव दरअसल शहर के शहर एक जो है लम्हे से ही वीरान भी हो जाते हैं और बस भी जाते हैं। वर्षों से आबाद किसी बड़े शहर के बासिंदे उसे छोड़कर चले जाते हैं, कहीं सूखा पड़ जाता है। यह विवरण कौन दे रहा है, बाबर। तो वह यह काम कुछ इस तरह करते थे कि 1.5 दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान वहां से मिट जाता था। दूसरी ओर अगर वह किसी जगह पर अब बसना चाहते थे तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती थी। ठीक है, चूंकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है और लोग जो है उमड़ते चले जाते हैं, वो एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं और उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की भी जरूरत नहीं होती है। खस की घास और बहुतायत में पाई जाती है, जंगल अपार हैं, झोपड़ियां बनाई जाती हैं और एकाएक एक गांव या शहर खड़ा हो जाता है। तो गांव जितनी जल्दी उजड़ जाते हैं उतनी जल्दी बस भी जाते हैं। ये किसने बताया, तो ये हमें बाबरनामा से पता चलता है। ठीक है, यहाँ एक विवरण और मिलता है, बाबरनामा में लिखा गया है पेड़ों और खेतों की सिंचाई कैसे होती थी। तो हिंदुस्तान के मुल्क का ज्यादातर हिस्सा मैदानी जमीन पर बसा हुआ था, खासकर उत्तर भारत। हालांकि यहाँ शहरों और खेती लायक जमीन की बहुतायत थी। ये कौन का बता रहा है, बाबर। लेकिन कहीं भी बसने पानी का इंतजाम नहीं था। वह इसीलिए फसल उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती हैं। और वह हैरानगी की बात यह है कि बसंत ऋतु की फसलों को तब भी पैदा हो जाती हैं जब बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। छोटे पेड़ों तक बाल्टियों या रहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। रहट किसे कहते हैं आगे मैप पे भी मैं बताता हूं आपको। ठीक है,
लाहौर, दीपालपुर दोनों ही अनाज के पाकिस्तान में ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते थे। वह रस्सी के दो गोलाकार फंदे लगाते थे और कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते थे। इन फंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर लकड़ी के गुटके लगते थे और इन गुटकों पर घड़े बांधे होते थे और लकड़ी के गुटकों और घड़ों से बंधी इन रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों से लटकाया जाता था। पहिए की धुरी पर एक पहिया होता था और इस अंतिम पहिए पर बैल के जरिए घुमाया जाता था, तो उसी को हम रहट कहते हैं। पानी निकलता था। आप इस मैप को देख सकते हैं, यह रहट का पूरा मैप दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे पानी निकाला जा रहा है और बैल किनारे किनारे घूम करके पानी उसी को निकालते हैं, उसी को रहट कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ भी ये मैप के रूप में दिखाया गया है। ये भी आप समझ सकते हैं रहट है और यहाँ देख सकते हैं कि पानी निकल रहा है चैन के माध्यम से। आप देख सकते हैं नीचे कुआं है और कुएं से पानी लगातार निकल रहा है और पानी जो है खेतों की ओर फिर वो यहाँ से गिरता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, इसी को रहट नाम दिया गया है। तो आगे लिखा है आगरा, चंदावर और बयाना जो है आज के उत्तर प्रदेश में और ऐसे अन्य इलाकों में भी लोग बाग बाल्टियों से सिंचाई करते थे। कुएं के किनारे पर वह लकड़ी के कन्हे गाड़ देते थे और इन कन्हों के बीच बेलन लगाते थे, मतलब जिससे पानी निकलता था। एक बड़ी बाल्टी में रस्सी बांधते थे और रस्सी को बेलन पर लपेटते थे और इसके दूसरे छोर को बैल से बांध देते थे और एक शख्स को बैल को हाँकता था और दूसरा बाल्टी से पानी निकालता था। तो इसको भी जो है इस्तेमाल होता था उस समय। ठीक है, तो उसमें सिंचाई की व्यवस्था कैसी थी उसी के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे से विवरण दिया गया है। आगे लिखा है सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरें और नाले खुदवाए थे। मतलब उस समय के जो राजा थे बहुत सारे नहरों और नालों का निर्माण कराया था सिंचाई के लिए, जैसे उस समय फिरोज शाह तुगलक ने, फिर अकबर ने। ठीक है, और कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई, जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर का निर्माण कराया गया था, याद रखना। आगे लिखा है वैसे तो खेती जो है मेहनत कसी का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशुबल पर आधारित होती थी। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल्के हल का दिया जा सकता है जिसको वह एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगा करके आसानी से बनाया जा सकता था। ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोते थे, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी। तो याद रखना, खेतों जुताई इतनी गहराई से नहीं करते थे जिससे नमी बची रहे और बीजों को जो है अंकुरण करने के लिए नमी मिल जाए। तो उस समय के लोग इतना ज्योग्राफी तो जानते थे। बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले जो है बर्मे का जो है इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था। जो हल होता था उसे बर्मा कहते हैं, ये भी याद रखना, बर्मा कहा जाता है, याद रखना। लेकिन बीजों को हाथों से छिड़क कर बोने का रिवाज ज्यादा था, प्रचलित था। मतलब हाथ से छिड़क करके बोते थे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं किसान हाथ से छिड़क करके जो है बो रहा है। मिट्टी के जो है गुड़ाई और साथ साथ निराई के लिए लकड़ी के मोठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे, जिसे हम खुरपी कहते हैं, खुरपा कहते हैं। ठीक है, उसी को यहाँ पर बताया गया है। तो बहुत बेसिक जानकारी यहाँ पे दी गई है जो गांव में होती है। तंबाकू का प्रसार कैसे हुआ? यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा और वहां से 17वीं सदी की शुरुआत में वर्षों से ही इसे उत्तर भारत लाया गया। आईने अकबरी उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करता है। मतलब तंबाकू हमारे यहाँ पुर्तगाली लाए थे, बात याद रखना। अकबर और उसके अभिजातों ने, मतलब उसके उत्तराधिकारियों ने 1604 में पहली बार तंबाकू देखा था और ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान जो है हुक्के या जो है चिलम में की लत जोर पकड़ गई। जहांगीर इस समय बुरी आदत से फैसले से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। याद रखना कि तंबाकू पाबंदी कौन लगाया था? जहांगीर। लेकिन जहांगीर स्वयं पीता था, ये भी एक विडंबना थी। यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे उत्तर भारत में जो है पूरे भारत में जो है खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य फसलों में से एक हो गया। तो याद रखना, तंबाकू की खेती हमारे पुर्तगाली लाए थे और उसको धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। फसलों की भरमार क्या है? मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, एक खरीफ पतझड़ में और दूसरी रबी बसंत में। तो खरीफ की फसल और रबी की फसल, दो फसलें मुगल काल में उगाई जाती थी, याद रखना। यानी सूखे इलाकों और बंजर जमीन को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर साल में कम से कम दो फसलें होती थीं। जहां बारिश से सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहां साल में 3 फसलें भी उगाई जा सकती थीं।
इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर आईने अकबरी में हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। अकेले आगरा में जो है 39 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, याद रखना। जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार की जाती थी और बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। यही क्वेश्चन आईए से पूछा गया था कि मुगल काल में किस क्षेत्र में कौन कौन सी मतलब कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। आगे लिखा है, हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए ही की जाती थी। स्रोतों में हमें अक्सर जीन्स ए कामिल सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज मिलते हैं। मुगल काल भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इससे राज्य को ज्यादा से ज्यादा कर मिलता था और कपास और गन्ने जैसे फसलें बेहतरीन जो है जीन्स एक कामिल थी, मतलब मुख्य फसलें होती थी कपास और गन्ना, और इनसे लोग ज्यादा पैसा भी कमाते थे। मध्यकाल मतलब मध्य भारत और दक्कनी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी और आज भी कपास जो है मध्य भारत में और दक्षिण भारत में दक्कन महाराष्ट्र के क्षेत्र में उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि मुगल काल में कौन कौन सा क्षेत्र किसके लिए मशहूर था, तो बंगाल जो है अपनी चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन जैसे सरसों और दलहन भी नकदी फसलों में मतलब फसलों में आती थी। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की जमीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब आपको ये पता चल गया। उस समय किसान अनाज भी मतलब पैदा करते थे और अनाज को बेचने वाले फसलों का भी व्यापार करते थे, जिसे हम नगदी फसल कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है 17वीं सदी में जो है दुनिया के अलग अलग हिस्से में कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची। मसलन मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया। ठीक है, ये याद रखना, मक्का हमारे यहाँ अफ्रीका और स्पेन से आया। 17वीं सदी में तक जो है इसकी जो है गिनती पश्चिमी भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गईं। तो याद रखना, टमाटर, आलू और मिर्च ये दो है दक्षिणी अमेरिका से आई थी, ये याद रखना, उसे नई दुनिया कहते हैं। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फसल वहीं से आए। तो अनानास और पपीता भी ये सारी फसलें पुर्तगाली हमारे देश में लेके आए थे, ये बात याद रखना। आगे लिखा है ग्रामीण समुदाय। तो ऊपर लिखी बातों से जाहिर है कि कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी और पहल होती थी। इससे मुगल समाज के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था, मतलब वहां पर ज्यादा उत्पादन होता था। यह पता करने के लिए आइए हम समाज के उन समूहों पर एक नजर डालें जो खेती के विस्तार में शरीक थे, और साथ ही हम उनके जीवन के रिश्तों और झगड़ों पर भी गौर करेंगे। मतलब उसमें ग्रामीण समुदाय कैसा था। हम पहले ही देख चुके हैं कि किसान की अपनी जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, मतलब मालिक होता था। साथ ही जहां तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायनों में वह एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। इस समुदाय के 3 घटक होते थे: खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, जिसे हम मुकद्दम या मंडल कहते थे। ठीक है, यही 3 लोग मिलकर ग्रामीण समुदाय की पूरी संरचना को अंजाम देते थे। जाति और ग्रामीण माहौल कैसा था उस समय का। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभाव की वजह से खेतिहर किसान कई तरह के समूहों में बटे थे, मतलब अलग अलग किसान तो किसान होते ही थे, लेकिन अलग अलग जातियों और उपजातियों में बटे हुए थे, और आज भी बटे हुए हैं। सब लोग खेती करते हैं लेकिन अलग अलग जाति में हैं। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूरी का काम भी करते थे, जो उस समय निम्न वर्ग के लोग थे। आगे लिखा है, हालांकि खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह से वह गरीब रहने के लिए मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, पर थोड़े बहुत आंकड़े तथ्य हमारे पास हैं। उससे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था जिनके पास संसाधन सबसे कम थे और वे जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे थे। बिल्कुल, बहुत ही सामाजिक चीजों को बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी में चीजों को बताया गया है, उस समय के समाज को चित्रित किया गया है। इनकी हालत कमोबेश कैसी थी? कमोबेश वैसी थी जैसे कि आधुनिक भारत में दलितों की है। ठीक है,
दूसरे समुदायों में भी ऐसे भेदभाव देखने को मिलते थे, मतलब फैले हुए थे, जैसे वो अन्य धर्म के लोग हैं। मुसलमान समुदायों में जो है हलाल खोरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर ही मतलब रहते थे। इसी तरह बिहार में जो है मल्लाह जादव, शाब्दिक अर्थ नाविकों के पुत्र की तुलना दासों से की जाती थी। बिहार में समाज के निचले तबकों में जाति, गरीब और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता होता था। ठीक है, ऐसा बीच के समूह में नहीं था। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक पुस्तक राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है, मतलब उसमें कई राजपूत किसान भी थे। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। तो राजपूत और जाट दोनों खेती करते थे, लेकिन राजपूत ऊपर थे जाति में और जाट थोड़ा नीचे थे। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन उत्तर प्रदेश के इलाके में गौरव समुदाय ने भी किया। बावजूद इसके कि वह जमीन की जुताई के काम में लगे थे। पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहिर, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी। पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरी जातियां जैसे कि जो है सदगोप और कैवर्त भी किसानों की भी सामाजिक स्थिति पाने लगे। ठीक है, तो उस समय अलग अलग वर्ग के लोग ऐसे ही काम करते थे। यहाँ कुछ जो है मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उस समय ग्रामीण समुदाय कैसा था। आप यहाँ देख सकते हैं महिलाएं कुछ अपने अपने दैनिक काम में लगी हुई हैं। ऊंट भी हैं यहाँ पे, राजस्थान का कोई गांव का यहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया। इसमें बहुत सारे पशु हैं और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर ये मैप के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है पंचायतें और मुखिया। पंचायतें और मुखिया क्या काम करते थे उस समय, हमें इनके बारे में भी जानना है। लिखा है गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे, वहां अक्सर पंचायतें भी विविधता पाई जाती थी, क्योंकि उसमें कई जाति के लोग पंचायत में शामिल होते थे। यह एक ऐसा अल्पतंत्र है जिसमें गांव के अलग अलग समुदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इसकी संभावना कम थी। छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह नहीं होती थी। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। तो आज भी ऐसा होता है कहीं कहीं पर। बिल्कुल आसान भाषा में एनसीईआरटी लिखी गई है, तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। लिखा है आगे, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी जो है मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों पर उनका भरोसा होता था। जो सरपंच मतलब पंच होते थे, अगर उनका भरोसा है तभी तक वो मुखिया बने रहेंगे। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उन्हें बर्खास्त कर सकते थे। गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम होता था और इसमें पंचायत का पटवारी इसकी मदद करता था, जिसे आज हम लेखपाल कहते हैं। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति को अपना योगदान देता था। इस खजाने से उन पर अधिकारियों की जो है खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था, जो समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी होता था और ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध या नहर बनाना। तो जो पैसा गांव पंचायत में इकट्ठा होता था, उसी सब का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता था। पंचायत का एक बड़ा काम यह भी मतलब तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहें, मतलब वो ज़्यादा जो है गलत काम ना करें। पूर्वी भारत के सभी जो शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी, मतलब पंचायत के मौजूदगी में। यूं कहा जा सकता है कि जात की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारी भी होती थी। ये भी एक काम था उस समय। आगे लिखा है पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने का अधिकार भी होता था। अगर कोई ज्यादा गलत काम करता था तो जुर्माना भी लगाया जाता था और उसे निष्कासित गांव से कर देते थे। समुदाय से बाहर निकालना एक बड़ा
कदम होता था, मतलब सबसे बड़ा दंड माना जाता था कि पूरे समुदाय से उसको बाहर निकाल दिया जाता था, जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था और इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था, मतलब ना वो जाति में रहेगा और जो पेशा कर रहा है वो पेशा भी उससे छीन लिया जाएगा। ऐसी नीतियों का जो है मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था, जो उस समय जो है इन चीजों को गलत काम कोई ना करने पाए, इसलिए उनको ऐसा डराया जाता था। आगे है, ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी, मतलब एक गांव की पंचायत तो होती थी लेकिन अपनी अपनी जात की भी पंचायत होती थी, जैसे अहिर, जैसे आपका जो है ठाकुर, ब्राह्मण या अन्य जातियां। ठीक है, समाज में ऐसे पंचायतें काफी ताकतवर होती थीं। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच जो है दीवानी के झगड़ों का जो है निपटान भी करती थी। जो राजस्व से जुड़े हुए मामले थे उनको वहीं पे सुलझा लेती थी। वो जमीन के जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी या तय करती थी कि जो है शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और यह भी गांव के आयोजन में जो है किसको किसके ऊपर तहजीब दी जाती है, जो है कर्मकांडीय वर्चस्व किस क्रम में होता था, फौजदारी न्याय को छोड़ दे तो ज्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। ठीक है, आगे लिखा है, पश्चिम भारत खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायतें की जाती थी। जो जबरन पैसा वसूलते थे उन सबकी शिकायत का विवरण आज भी राजस्थान महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। आमतौर पर यह जो है अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर समुदायों सामूहिक तौर पर ऐसी अर्जियां दी जाती थी जिसमें किसी जाति या समुदाय विशेषकर लोग सम्भ्रांत समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध करते थे। जो ऊंची जात के लोग होते थे अगर किसी तरह का शोषण करते थे तो उनके खिलाफ ये लोग शिकायत कर देते थे, जिन्हें वह नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें से एक थी बहुत ज्यादा कर्ज की मांग, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा भी जोखिम पड़ जाता था। याद रखना, कभी कभी जब लगान ज्यादा मांग लेते थे तो उसकी भी अर्जी ग्राम के लोग देते थे, खासकर सूखे या ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान। उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। वे समझते थे कि ग्राम पंचायत को जो है इसकी सुनवाई करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे और न्याय करे। तो निजी जात के लोग जो शोषण होता था उसके खिलाफ ये लोग अर्जी देते थे और न्याय की मांग करते थे। निचली जात के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। जहां समझौते नहीं हो पाते थे वहां किसान विरोध से ज्यादा उग्र रास्ता अपनाते थे, जैसे कि गांव छोड़कर भाग जाना। जोतने लायक खाली जमीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर के प्रतियोगिता थी। मतलब श्रम को लेकर प्रतियोगिता इसलिए थी कि श्रमिक कम थे, काम ज्यादा, मतलब कि काम कम था, श्रमिक ज्यादा थे, तो प्रतियोगिता होती थी, जो अच्छा काम करेगा उसी श्रमिक को रखते थे। ठीक है, इस वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतिहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था, इसलिए जो है इस कारण भी लोग पलायन कर जाते थे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है कि लोग अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। कोई कपड़ा साफ कर रहा है, कोई जो है बर्तन बना रहा है, कोई जो यहाँ पे लकड़ी का कोई काम कर रहा है, सब अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। तो ग्रामीण समुदाय उस समय ऐसे ही चीजों में व्यस्त होता था और यहाँ पे पंचायत हो रही है, पंचायत के फैसले भी ऐसे ही लिए जाते थे एक पेड़ के किनारे। इसी चीज को यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है ग्रामीण दस्तकार। जो ग्रामीण दस्तकार होते थे जिसे हम शिल्पकार कहते हैं, मुगल काल में वो कैसे थे? तो अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक और रोचक पहलू था। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांवों के सर्वेक्षण और मराठों के दस्तावेज बताते हैं कि गांव में दस्तकार काफी अच्छी तादाद में रहते थे। मतलब गांव में हर तरह के कारीगर रहते थे और वो अपनी जीविका का काम करते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के ही होते थे गांव में, ये भी याद रखना।
कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे किसान दस्तकारी का भी काम करते थे, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे, जो मैंने अभी बताया। खेतिहर और उसके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत भी करते थे। ठीक है, आगे लिखा है मसलन रंगरेजी का काम करना, कपड़े पर छपाई करना, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना, मतलब जो लोहे के बनते थे, और उनकी मरम्मत करना, मतलब उनमें धार देना, जो लोहार करते हैं। उन जो है महीनों में जब उनके पास खेती के काम के से फुर्सत होती थी, जैसे बुआई और सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच, उस समय ये खेतिहर दस्तकारी का काम करते थे। मतलब यह हुआ कि जो किसान होते थे, जब खेतों में काम खत्म हो जाता था तो वो दस्तकारी का भी काम करते थे। तो खेत जो किसान होते थे वो दोनों काम करते थे बहुत जगह पे। आगे लिखा है कुम्हार, जैसे कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीके से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। कुछ लोग पैसे से करते थे तो कुछ लोग अनाज से करते थे। जैसे अगर नाई बाल काटता था तो साल में उसको एक बार अनाज सब लोग दे देते थे। उसी तरह से बढ़ई को, लोहार को, कुम्हार को, ये सब ही गांव की अर्थव्यवस्था के आधार भी होते थे। ठीक है, आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था, या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी हो। अदायगी की सूरत क्या होती थी वह ये शायद पंचायत ही तय करती थी। मतलब पैसा उनको चाहे जमीन के रूप में दिया जाए, नगद के रूप में दिया जाए, अनाज के रूप में दिया जाए, सब पंचायत भी उसमें तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की जो है मिरास या वतन बन गई, जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। बाद में जमीन पुश्तैनी चली गई। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी, जहां दस्तकार और हरेक खेतिहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था, मतलब वस्तुओं सेवाओं का विनिमय होता था और विनिमय किया जाता था। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी भी देते थे, क्योंकि वो उनकी सेवा में लगे होते थे, तो उसके बदले उन्हें ये सब काम करते थे। इस व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था कहते हैं। जजमान होते थे, जैसे नाऊ हैं, बढ़ई हैं, ये सब जजमान होते थे और जजमानी का काम करते थे। उनको इस साल में एक बार पैसा या कुछ चीजें दे करके उनके साथ ये व्यवहार रखते थे। हालांकि यह शब्द 16वीं और 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। ये सबूत मजेदार हैं, क्योंकि इनसे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। ऐसा नहीं है कि नगद अदायगी का चलन बिल्कुल नहीं था, नदारद था, नहीं, बिल्कुल था। नगद भी पैसा लोगों को मिलता था। अब ले आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक छोटा गणराज्य। क्या है ये? ग्रामीण समुदाय की जो अहमियत को हम कैसे समझे? 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा, जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। मतलब जब अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि गांव में लोग जो है एक भाईचारे के साथ रहते हैं, संसाधनों का सही तरीके से बंटवारा करते हैं, श्रम का सही तरह से बंटवारा करते हैं। तो उनको उस छोटे क्षेत्र को उन्होंने नाम क्या दिया? छोटे गणराज्य। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, मतलब व्यक्तिगत मालिक होते थे। साथ ही जाति और जो है जेंडर, सामाजिक लिंग के आधार पर समाज में गहरी विषमताएं थी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार जो है उन्हीं लोगों को दिया जाता था, तो वो लोग न्याय भी करते थे। आगे लिखा है इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नगद के रिश्ते फैल चुके थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है गांव में मुद्रा। लिखा है 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री जया टेवेनियन ने यह बात उल्लेखनीय कह लगी है कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें सर्राफ कहते थे। जो महाजन होते थे उन्हें सर्राफ कहा जाता था, यही मुद्रा का हेर फेर करते थे।
एक बैंकर की तरह सर्राफ हवाला भुगतान करते थे और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते थे और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की जो है ये काम करते थे। जो कौन होते थे? तो जो सर्राफा, जिसे हम महाजन कहते हैं। ठीक है, तो यही सब काम वो गांव की अर्थव्यवस्था में लगे रहते थे और करते थे। ठीक है, आगे लिखा है मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नगद में की जाती थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे उन्हें उनकी जो है मजदूरी या पूर्व भुगतान भी नगद ही मिलता था। इसी तरह कपास, रेशम और नील जैसे व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों को भुगतान भी नगदी में ही किया जाता था। मतलब नगद में, अनाज में, जमीन देके हर तरह से दस्तकारों की जो है मदद की जाती थी उस समय। ठीक है, अब आते हैं जो है कृषि समाज में महिलाएं। मतलब मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं का क्या योगदान है, अब हम इस पे बात करेंगे। तो लिखा है कि जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा कि उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिका अदा करते थे। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वहां महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। मतलब कि महिलाएं और पुरुष दोनों जो है कंधे से कंधा मिला के खेती करते थे। जितना पुरुष करते थे उतना महिलाएं भी करती थी। जैसे मर्द खेत जोतते थे, वह हल चलाते थे और महिलाएं बुआई, निराई और कटाई के काम के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। उस समय भी और आज भी करती हैं। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बन गई। ठीक है, स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क घर के लिए महिलाएं और बाहर के लिए मर्द मुमकिन नहीं था। फिर भी महिलाओं को की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे। मतलब जैव जैव वैज्ञानिक मतलब जानते क्या होता है? लोग यह कहते थे कि महिलाएं जैविक रूप से, मतलब कि जो है प्राकृतिक रूप से कमजोर होती हैं। तो इसीलिए एक पूर्वाग्रह लोगों के मन में यह बन गया कि महिलाएं ज्यादा काम नहीं कर सकती हैं। मसलन पश्चिमी भारत में राज्य महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं दी गई कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म, मतलब जब पीरियड रहता है महिलाओं के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। तो ये सब जो है परंपराएं भी काम को लेकर के महिलाओं के साथ व्यवस्था चल रही थी। सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। मतलब ये सब काम महिलाओं से कराए जाते थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। मतलब जिस वस्तुओं की डिमांड ज्यादा होती थी तो वहां महिलाओं को लगा देते थे। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थीं बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी जाती थी। तो दोनों काम करती थी महिलाएं। तो महिलाओं को जो है ये योगदान था मुगल काल में जो है कृषि व्यवस्था में। आगे लिखा है चूंकि समाज श्रम पर निर्भर था, मतलब समाज क्या किस पर निर्भर था? मजदूरी पर निर्भर था। इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। तो महिलाएं उस समय बहुत ज्यादा उनकी मृत्यु हो जाती थी। क्यों? या तो कुपोषण के कारण, या बार बार मां बनती थी तो कमजोर हो जाती थी, और प्रसव पीड़ा के कारण भी बहुत सारी कमजोर महिलाएं मर जाती थी। ठीक है, जिससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो सम्राट समूहों से बहुत अलग थे। सम्राट मतलब अमीर वर्गों से बहुत ज्यादा अलग थे। कई ग्रामीण समुदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, न कि दहेज की। तलाकशुदा महिलाएं और विधवा दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। याद रखना, मुगल काल में महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का बड़ा डर था। इसीलिए मतलब स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों का द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। मतलब महिलाओं को काबू में रखा जाता था, मतलब उनको घर का मालिक कम बनाते थे। बेवफाई के शक पर भी महिलाओं को भयानक दंड
दिए जाते थे। अगर मान लो कोई महिला अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ शादी कर लेती थी तो बेवफाई का शक के कारण महिलाओं को जो है भयानक दंड भी मिलता था। ठीक है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों से मिले दस्तावेजों में ऐसी दरख्वास्त मिली है, मतलब ऐसी जो शिकायतें मिली हैं जो महिलाओं के न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती हैं, मतलब पत्नियां भी पतियों के या फिर गृहस्थी के मर्द पर यह आरोप लगाती थी कि पत्नी और बच्चों की अनदेखी करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन न्याय और ऊंची जात के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ज्यादातर जब महिलाएं पंचायत को दरखास्त देती थी, मतलब शिकायत करती थी, तो उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते थे। दरखास्त करने वाली का हवाला गृहस्थ या मर्द मुखिया या माँ, बहन या पत्नी के रूप में ही किया जाता था। मतलब उनका नाम नहीं लिखते थे, या तो पत्नी, किसी की मुखिया, किसी की गृहिणी या बहन, यही नाम से उल्लेख होता था। भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। पंजाब से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाएं, विधवा महिलाएं भी पुश्तैनी संपत्ति की विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय मतलब हिस्सेदारी करती थी। मतलब यह हुआ कि पंजाब में कि महिलाओं को भी जमीन में अधिकार मिला हुआ था और वो संपत्ति को बेच भी सकती थी और उनकी बराबर हिस्सेदारी भी होती थी। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र होती थी। कहाँ पर? तो हिंदू और मुसलमान दोनों में। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी और 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसका कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। तो स्त्रियां भी जो है उस समय में जो है पंजाब में और जो है बंगाल में मुखिया के रूप में भी काम करती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है जो है झोला धोती महिलाएं आसपास के दूसरे गांव में आने वाली महिलाएं अक्सर ऐसे जो है निर्माण स्तर पर काम करती थी। तो यहाँ देख सकते हैं कोई भवन बन रहा है और वहां महिलाएं भी काम कर रही हैं, उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण हो रहा है, महिलाएं पत्थर तोड़ रही हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि महिलाएं भी पत्थर तोड़ रही हैं, तो महिलाओं को भी इन सब कामों में लगाया जाता था। याद रखना, तो महिलाएं भी अपना योगदान मुगल काल में समाज में और हर क्षेत्र में उन्होंने दिया है। अब आते हैं जंगल और कबीले। मतलब कि जो मुगल काल था, तो मुगल काल में जंगल और कबीले कैसे थे? बसे हुए गांव के पारे, मतलब जो बसे हुए गांव थे उनसे आगे जंगलों में जो लोग रहते थे, अब उनकी बात करेंगे हम। तो लिखा है ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दे तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल और झाड़ियों जो है खरबंदी से घिरे थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तरी क्षेत्र, जिसे भारत नेपाल की सीमावर्ती इलाके की तराई शामिल है, और दक्षिणी भारत का पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। ये पूरा क्षेत्र जनजातियों का बहुल क्षेत्र था और यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे कबीले के लोग रहते थे। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग संभव है। फिर भी समसामयिकी स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह औसत करीब 40% था। समसामयिकी रचनाएं जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती थी। मतलब जो जंगल में रहते थे उन्हें जंगली कह करके संबोधित किया जाता था, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का ना होना बिल्कुल नहीं था। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है, मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता तो आजकल हम क्या कहते हैं, वो जंगली है। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानीय खेती से होता था। याद रखना, ठीक है। तो याद रखना, उस समय जो है जंगली का मतलब होता था जनजातियां, और जंगली मतलब असभ्यता से नहीं होता था जैसे इसका शब्द आज इस्तेमाल होता है। आगे लिखा है ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। उदाहरण के तौर पर भीलों में, भील एक जनजाति है जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। तो जो है भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा किए जाते
गर्मियों में मछली पकड़ ली जाती और मानसून के महीनों में खेती की जाती थी और शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किया जाता था भीलों के द्वारा। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियाद पर खड़ा था और इस बुनियाद को मजबूत भी करता था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक खासियत थी। ये कभी एक जगह इस अस्थायी नहीं रहते थे, बल्कि कहीं कहीं आते जाते रहते थे। जहां तक राज्य का सवाल है, उनके लिए जंगल उलटफेर वाला इलाका था। बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा होता था जंगल। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं, जो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे, तो लोग जाके जंगलों में ही छुप जाते थे और जाकर के वहीं पे जो है अपनी शरण लेते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मैप दिया गया है और राजा या कोई जमींदार जो है कैसे जाके शिकार करता था उस समय हिरणों का, ये उसी के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। जंगलों में जाकर के लिखा है जंगलों में घुसपैठ। जंगलों में घुसपैठ कौन करता था? तो लोग शिकार करने के लिए जाते थे, तो जाके जब शिकार करते थे जंगलों में, तो उसी को घुसपैठ कहा गया उस समय। तो लिखा है जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थीं। मसलन राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी, तो हाथी कहाँ से पकड़ते थे? जंगल से। इसलिए जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे, तो हाथी जनजातियों से पेशकश के रूप में भी इनाम के रूप में ली जाती थी। मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीर सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था शिकार अभियान। दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था और इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। मतलब कहने की यह है कि जब राजा शिकार करने जाता था तो साथ साथ में जो है राज्य की भलाई के लिए भी काम करता था और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जो है व्यक्तिगत जो है शिकायतों को भी सुनता था। दरबारी चित्रकारों के चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता है। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक ऐसा दृश्य डाल देते थे जो सद्भावनापूर्ण शासन का संकेत करता था। तो याद रखना, चित्र के माध्यम से बताया गया कि शिकार कैसे होता था। आगे लिखा है कृषि बस्तियों के लिए जंगलों का सफाया। तो जो कृषि बस्ती बसाई गई तो उसके लिए जंगलों को काटा गया था, तो उसी का एक विवरण यहाँ पर दिया गया है। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे लिखा है पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच व्यापार लगभग 1595 में। तो याद रखना, इसके बारे में पढ़ देते हैं। तो लिखा अवध। अवध कहाँ है? तो लखनऊ के आसपास का क्षेत्र अवध कहलाता है। अवध सूबा का मतलब होता है राज्य, तो मुगल काल में राज्य को सूबा कहते थे। तो अवध सूबा आज के उत्तर प्रदेश का हिस्सा के मैदानी इलाकों और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल ने कुछ इस तरह से लिखा है। तो एक विवरण यहाँ पे दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है वाणिज्यिक खेती। वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी कारक के रूप में जंगलवासियों की जिंदगी पर भी प्रभाव मतलब पड़ता था। जंगल के उत्पाद जैसे शहद, जो मधुमोह और लाख बहुत बहुत महंगी थी। लाख जैसी वस्तुएं जो 17वीं शताब्दी में भारत से समुद्र पार होने वाली निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे भी थे उस समय। ऐसे पंजाब का लोहानी कबीला था। ये पंजाब के गांवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत करते थे। कौन? तो लोहानी कबीला के लोग। आगे बढ़ते हैं। लिखा है सामाजिक कारकों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आए। कबीलों के भी सरदार होते थे। बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आमदनियों की तरह कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की जरूरत पड़ गई। बहुत सारे जो जमींदार होते थे, मतलब कबीले होते थे, उनके जो सरदार होते थे वो जमींदार बन गए और छोटी छोटी सेना भी रखने लगे। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया या फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की। सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। मतलब कहाँ? सिंध के क्षेत्र में। असम में आहोम राजाओं के अपने पायक होते थे और वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। तो आहोम साम्राज्य कहाँ था? असम में था। आहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर
अपने एकाधिकार का ऐलान भी कर रखा था। मतलब यह है कि केवल जंगली हाथी आहोम राजाओं द्वारा पकड़े जाएंगे, वही उनका मोनोपोली था और कोई हाथी नहीं पकड़ सकता था। आगे लिखा है, हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं शताब्दी में आकर ही यह व्यवस्था जो है, यह प्रक्रिया पूरी तरह विकसित हुई। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में आईने अकबरी की बातों से मिलती है। उदाहरण के लिए तौर पर 16वीं-17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार की भी शुरुआत हो गई, क्योंकि जब कब्जा कर लिया तो जंगलों में नए नए सांस्कृतिक प्रभाव जमी आगे बढ़ने लगे। कुछ इतिहासकारों ने तो दरअसल यह भी सुझाया कि नए बसे इलाकों के खेतिहर समुदायों ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसमें सूफी संतों पीर ने एक बड़ी भूमिका निभाई। तो जो जंगली जनजातियां थी, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम धर्म को भी अपना लिया। ये भी जो है हम आगे बता भी चुके हैं, ये अध्याय 6 में हमने इसको बताया भी था। ये याद रखना कि जो है इस्लाम धर्म को इन लोगों ने भी अपना लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, सूफी संत कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे जमींदार की। जमींदार क्या होते थे? तो लिखा है, मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक हम गांव में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात ना कर लें जिनकी कमाई से तो खेतों में आती ही थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। वो थे वो कौन थे? तो वो जमींदार थे। जमींदार कृषि तो नहीं करते थे, लेकिन कृषि में इनका बड़ा योगदान होता था। ये कृषि करवाते थे मजदूरों से, जो अपनी जमीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी जमींदारों को। और जमींदारों के पास ही जमीन होती थी और वो जमीन पे खेती लोगों से करवाते थे और उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं भी प्राप्त थी। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था और दूसरा कारण यह था कि वे लोग राज को कुछ खास किस्म की सेवाएं भी देते थे, खिदमत भी करते थे राजा की। इसलिए जमींदारों को काफी संरक्षण प्राप्त था और उनकी समाज में इज्जत होती थी। आगे बढ़ते हैं। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, क्योंकि उनके पास व्यक्तिगत जमीन बहुत ज्यादा होती थी, इसीलिए उनकी काफी समृद्धि होती थी। उन्हें मिल्कियत कहते थे, यानी संपत्ति। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। अक्सर इन जमीनों पर जो है दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम पर कर सकते थे और उन्हें गिरवी भी रख सकते थे। तो जमींदार ये सब काम करते थे। जमींदारों की ताकत इस बात से भी मतलब की जाती है कि वह अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे। मतलब जमींदार कर भी वसूलते थे, किसकी ओर? राजा की ओर से। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा भी मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। मतलब जमींदार जो होते थे वो छोटी छोटी सेना भी रखते थे और जब कोई राजा बड़ा युद्ध लड़ता था तो अपनी सेना राजा के पास भेज देते थे, जिससे राजा भी खुश हो जाता था और इन्हें बहुत सारी सुविधाएं दे देता था। आगे लिखा है, ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी होते थे। मतलब उनके पास छोटे छोटे किले भी होते थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी, उसमें घुड़सवार, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे भी होते थे या रखते थे। इस तरह अगर हम मुगल कालीन गांव में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें तो जमींदार इसके सबसे सकरे शीर्ष भाग पर होंगे। सबसे ऊपर कौन होगा? तो सबसे ऊपर जमींदार होंगे, तब पूरा समाज होगा। ठीक है, तो जमींदार की संख्या कम होती थी लेकिन वो सबसे उच्च पर रखते थे। आगे लिखा है, अबुल फजल इस ओर इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। इसमें तथाकथित मध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदगी थी। जैसा कि हमने पहले देखा है कि इसी तरह कई मुसलमान जमींदार भी थे। तो हिंदू मुसलमान दोनों जमींदार होते थे और ये जो है क्या कहते थे, अपना पूरा वर्चस्व समाज में बना के रहते थे। समसामयिक दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत रहा होगा। अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना, मगर इनकी संभावना कम नहीं थी
किसी जमींदार को इतने आक्रामक रूप की इजाजत राज देता हो तब तक कि एक राज्यादेश मतलब के जरिए इनकी पुष्टि नहीं की जा गई हो। ठीक है, आगे लिखा है इससे भी महत्वपूर्ण है कि जमींदारों को जो है पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया, स्रोतों में उनके दस्तावेज भी शामिल थे। ये कई तरीके से किया जा सकता था। नई जमीनों को जो है बसाकर जंगली बारी अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर, यही वह प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में शामिल हो सकते थे, क्योंकि इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी। जमींदारी भी बेची जाती थी, ये भी याद रखना। आगे लिखा है कई कारणों ने मिलकर परिवार और या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का मौका दिया। मतलब यह हुआ कि जो जमींदारियां थी वो वंश के आधार पर चलने लगी। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपना करके उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता कर लिया। किसने? जमींदारों और मतलब राजपूतों और जाटों ने। इसी तरह मध्य और दक्षिण पश्चिमी बंगाल में किसान पशुचारियों ने ताकतवर जमींदारी खड़ी कर दी। जमींदारों की ने खेती लायक जमीनों को बचाने में अगुवाई की और खेतीहरों की खेती के साजो सामान और उधार देकर उन्हें वापस बसने में भी मदद की। तो इन्होंने बहुत जगह पर किसानों की मदद भी की थी। जमींदारी की खरीद फरोख्त से गांव के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। मतलब यह हुआ कि जमींदारी भी बेची जाती थी। ठीक है, तो उससे जो है गांव में जो है पैसा का मौद्रीकरण भी होने लगा। इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की जमीनों की फसल भी बेचते थे। ऐसे सबूत है कि जो दिखाते हैं कि जमींदार अक्सर बाजार हाट स्थापित करते थे। यहाँ किसान भी अपनी फसलें बेचते जाते थे। मतलब हाट मतलब हो गया बाजार, जहाँ पे जमींदार बाजारों का विकास करते थे और किसान वहाँ पे अपनी जब भी फसल बेचते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था। मतलब याद रखना, जमींदार शोषण भी करते थे, लेकिन किसानों से उनके रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकवादिता और संरक्षण का पुट था। दो पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं। एक तो ये कि वह भक्ति संतों से ने जहां बड़ी जो है बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचारों की निंदा की, वहीं उन्होंने जमींदारों को या फिर दिलचस्प बात यह है कि साहूकारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दिखाया। मतलब जो भक्ति आंदोलन के संत थे वो जमींदारों को जो है किसानों के अत्याचार के रूप में उनका उल्लेख किया ही नहीं। ठीक है, आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी ही उनके गुस्से का निशाना बनता था। किसके? किसानों के। दूसरे 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिल जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है भू राजस्व प्रणाली। मतलब उस समय भू राजस्व प्रणाली कैसी थी? जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन और वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक जो है प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। मतलब भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता थी। दीवान का मतलब होता है वित्त मंत्री। तो दीवान जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था के देखरेख की जिम्मेदारी होती थी, इस तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व के अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शक्ल देने में और एक निर्णायक ताकत के रूप में उभर गए। ठीक है, लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज ने जमीन और उन पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। भू राजस्व के इंतजामात में दो चरण थे। पहला कर निर्धारण और दूसरा वास्तविक वसूली। तो पहला कर निर्धारण होता था और फिर कर की वसूली होती थी। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली की गई रकम होती थी। एक जमा और एक हासिल, दो तरह के कर वसूले जाते थे। यही क्वेश्चन आईएएस में आया था। जमील गुजार या राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया था कि जहां उसे
आमिल गुजार को कोशिश करनी चाहिए कि खेतिहर नगद भुगतान करें, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। मतलब अकबर ने कहा था कि किसान नगद में भी राजस्व भुगतान कर सकते हैं, उन्हें यह छूट दी जाए। राजस्व निर्धारण करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। आगे लिखा है, हर प्रांत में जोती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की जाती थी। मतलब दोनों के पैमाइश होती थी कि जो जमीन जोती जा रही है, जिस जमीन पे जोतने लायक ना हो। अकबर ने शासन काल में अबुल फजल ने आईने अकबरी में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया। उसके बाद के बादशाहों ने के शासनकाल में भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। मसलन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहर की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई की सफलतापूर्वक नहीं हो पाई। जैसा कि हमने देखा है कि उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे थे और उनकी जो है खेतों की नपाई नहीं की जा सकी। तो खेतों की नपाई होती थी भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए, लेकिन कुछ जगह पे नहीं हो पाई। अमीन एक जो है मुलाजिम था, मतलब एक सरकारी अधिकारी था, जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये घूम घूम के निरीक्षण करता था कि कोई कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण कैसे किया गया था? तो आईने अकबरी में वर्गीकरण के मापदंड की निम्नलिखित सूची दी गई है। अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमींदारों का वर्गीकरण किया और हर एक वर्ग की जमीन के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। मतलब गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग। ठीक है, आगे लिखा है, पोजल वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी, तो उसे पोजल जमीन कहते थे। जिस जमीन में हमेशा खेती हो रही हो, एक फसल के बाद दूसरी फसल, उसे पोजल कहते थे। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, तो खेत कभी खाली नहीं होता था। परोती वह जमीन थी जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके, मतलब उर्वरकता वापस पा सके। चचर वह जमीन थी जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। और बंजर वह जमीन थी जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों में खेती नहीं की जाती थी। तो यहाँ कितने प्रकार की जमीनों के बारे में पता चला? एक पोजल जो है एक पोलज जमीन के बारे में, एक परोती जमीन के बारे में, एक चचर जमीन के बारे में, एक बंजर। पहले 2 प्रकार की जमीन की 3 किस्में थी, अच्छी, मध्यम और खराब। ठीक है, कि अच्छी जमीन कौन सी है, मध्यम जमीन कौन है और खराब जमीन कौन है। तो जो अच्छी जमीन होती थी उस पर ज्यादा कर, जो मध्यम उस पर थोड़ा कम, और जो खराब उस पर सबसे कम कर लगता था। ये काम अकबर ने किया था। ठीक है, लिखा है, वह हर किस्म की जमीन के उत्पाद को जोड़ देते थे और जिसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता था, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता था और उसे इसी तरह से कर लिया जाता था। यहाँ एक मैप दिया गया है, और मैप क्या है कि जो है आप देख सकते हैं, बाबर का शासनकाल 1530 में था। तो ये बाबर का शासनकाल था जिसमें काबुल, कंधार, लाहौर, पानीपत और दिल्ली, आगरा का क्षेत्र शामिल था। अकबर का शासनकाल 1605 में, ये पूरा क्षेत्र अकबर का शासनकाल में था। और औरंगजेब का शासनकाल ये है जो उत्तर से लेकर के और दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। तो सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? औरंगजेब का था। 1707 में, ये बात याद रखना। यहाँ लिखा है मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत ये मंगोलों की व्यवस्था थी, इसको अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, तो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था जिसे मनसबदारी कहते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था सेना में थी जिस पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ जमींदारों को नकदी भुगतान दिया जाता था, जबकि उसमें ज्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। समय समय पर उसका तबादला होता था। ठीक है, इसके बारे में जो है आगे हम और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो याद रखना सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? औरंगजेब का। यह बात याद रखना। यहाँ लिखा है नगद या
जींस। नगद या जींस मतलब हो गया, नगद मतलब हो गया पैसा और जींस का मतलब हो गया अनाज। तो जो याद रखना, जो भू राजस्व लिया जाता था वो या तो पैसे में, नगद में या अनाज, दोनों रूपों में लिया जाता था। तो ये होता क्या है, तो आईने अकबरी से जो है यह एक और अनुच्छेद है। तो आईने अकबरी में हमें एक विवरण मिलता है, तो विवरण को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लिखा है, अमील गुजार सिर्फ नगद लेने की आदत न डालें बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहें। मतलब यह हुआ कि भू राजस्व के रूप में केवल नगद पैसा न लें, फसल भी ले सकते हैं। यह बाद वाला तरीका कई तरह से काम में लाया जा सकता था। पहला, जो कण कुंत, हिंदी जुबान में कण का मतलब है अनाज और कुंत का मतलब है अंदाजा। अगर कोई शक हो तो फसल के को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम और बदतर, और इस तरह शक दूर करना चाहिए। मतलब यह हुआ कि अलग अलग तरीके से जो है इसमें कर व्यवस्था को लागू किया गया था। यह उसी के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, लिखा है, अक्सर जो है अंदाज से लिया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही माना जाता था। मतलब यह हुआ कि अंदाज एक लगा लेते थे और कर वसूल लेते थे। दूसरा, बटाई, जिसे जो है भाओली भी कहते थे, फसल काट कर जमा कर देते थे। मतलब फसल काटने के बाद उसका बंटवारा करते थे और फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में वह रजामंदी से बंटवारा करते थे। लेकिन इसमें कई समझदार निरीक्षकों की जरूरत पड़ती थी। जब इसका बटाई होती थी अनाजों की, तो बहुत सावधानी पूर्वक होती थी, कई लोगों के सामने रख के, वरना दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाज की नीयत रखने वाले थे। तीसरे, खेत बटाई, तब वह बीज बोने के बाद खेत बांट देते थे। और चौथे, लांग बटाई, फसल काटने के बाद वह अपने ढेर बना देते थे और फिर उसे अपने में बांट लेते थे। मतलब पहले अनाज को इकट्ठा करके फिर बांट लेते थे और हर एक पक्ष अपना हिस्सा ले लेता था और उससे जो है मुनाफा कमाता था। ठीक है, तो ये सब तरीके थे बेटा राजस्व मतलब इकट्ठा करने के। ठीक है, यहाँ लिखा है, जमा क्या होता है। 1665 में अपने राजस्व अधिकारी को औरंगजेब द्वारा दिए गए हुक्म का एक अंश दिया गया है। तो अंश जमा क्या है, लिखा है, वह परगना मतलब होता है तहसील, वह परगना के अमीनों को निर्देश दे कि वह हर गांव, हर किसान के बाबत खेती के बावजूद हालात मौजूदगा पता करें और बारीकी से उनकी जांच करने के बाद सरकार के वित्तीय हितों व किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें। मतलब कैश किसान की हैसियत देख करके जो है जमा का निर्धारण करें और तब उनसे कर की वसूली करें। चांदी का बहाव, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, मुगल साम्राज्य एशिया के एक बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं व 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत कर बनाने में कामयाब रहे। ये साम्राज्य थे मिंग चीन में, सफावी ईरान में और ऑटोमन तुर्की में। तो जब इस समय मुगल शासन था तो चीन में मिंग शासन चल रहा था, सफावी ईरान में और ऑटोमन तुर्की में चल रहा था। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर के भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। मतलब यहाँ तक पूरे क्षेत्र में व्यापार का मार्ग फैल गया। खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के खास कर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ, क्योंकि इसी समय जो है वास्को डिगामा और अन्य व्यापारिक कंपनियां आई तो हमारा व्यापार यूरोप तक पहुंच गया, जिसे नई दुनिया कहा गया। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई, तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के कारण के साथ जो है भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। तो लोग क्या करते थे, भारत से जब निर्यात करते थे तो चांदी से निर्यात करते थे, चांदी ला करके भारत में देते थे। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, तो हमारे यहाँ चांदी कम थी, तो हमारे यहाँ चांदी ऐसे व्यापार के माध्यम से आने लगी। तो नतीजा क्या निकला कि 16वीं से लेकर 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा, खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही, तो हमारे यहाँ चांदी के सिक्के इसीलिए चलते रहे। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ और दूसरी तरफ मुगल राज को नकदी कर उगने में भी आसानी हो गई। इटली के एक मुसाफिर जो है जोवान्नी कारेरी, जो लगभग
1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था, ने इस बात पर बड़ा सजीव चित्रण पेश किया है कि इस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंची थी। और उसी से हमें यह पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नगद और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। तो जो विदेशी यात्री आते थे वो बड़ा रोचक वर्णन उल्लेख हमारे भारत के बारे में करते थे। और आप देख सकते हैं ये जो है ये सिक्के हैं जिसपे कुरान की आयतें लिखी गई हैं। और ये सिक्का कौन चलाया था? तो यहाँ लिखा है औरंगजेब द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का जिसपे कुरान की आयतें लिखी गई हैं। यहाँ है यूरोपीय बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय महाद्वीप के वस्त्र उत्पादन का एक उदाहरण दिया गया है। तो इस तरह के कालीन बनते थे, ये देखिए, ठीक है, इस तरह के कपड़े बनते थे, कालीन बनते थे जिस पर बहुत ज्यादा रंगाई होती थी, बहुत सारे जानवर, फूल पत्ती, मानव सबको बनाया जाता था। और इनकी जो है इनका व्यापार यूरोप में होता था। आप देख सकते हैं इसमें कई अंग्रेजों को भी बनाया गया है, ये पुरुष है और ये महिला है, और ऐसे बना बना करके और बेचा जाता था और इसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा थी। भारत में चांदी कैसे आई? तो भारत में चांदी कैसे आई उसी का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। व्यापार, जो व्यापार होता था तो व्यापार के माध्यम से हमारे यहाँ चांदी आती थी। तो चांदी कहाँ से आती थी, कैसे आती थी, बड़ा रोचक उल्लेख किया गया है। तो जोआनी कारेरी के लेख, बर्नियर के लेख पर आधारित निम्नलिखित अंश हमें बताते हैं कि मुगल साम्राज्य में कितनी मात्रा में बाहर से धन आ रहा था। कैसे? मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए पाठक इस पर गौर करें कि दुनिया भर में बिचलने वाला सारा सोना चांदी आखिरकार यहीं पहुंच जाता था। ये सब जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका में से आता था और यूरोप के कई राज्यों से होते हुए इसका थोड़ा सा हिस्सा कई तरह की वस्तुओं के तुर्की में भी आता जाता था। मतलब यह कहने मतलब है कि जब हमारे यहाँ कोई व्यापार करने आता था तो अन्य देशों में सोना ज्यादा होता था, चांदी ज्यादा होती थी, तो लोग हमारे यहाँ इसी चांदी और सोने से व्यापार करने आते थे। और थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए जो है स्मन्ना से होते हुए फारस पहुंचता था। अब चूंकि तुर्की लोग काफी से अलग नहीं रह सकते थे जो कि ओमान और अरबिया से आती थी, और ना ही सिर्फ अरबिया तो फारस, अरबिया और तुर्की लोगों के भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते थे। मुद्रा की विशाल मात्रा लाल सागर पे बेबल मंडेल के पास स्थित मोचा भेजते थे। याद रखना मोचा एक स्थान है व्यापार का, यमन के पास है, आप इस मैप पे देख सकते हैं। बेब उल मंडेब जल संधियां लिखी है। तो बाबुल मंडेब जल संधि लाल सागर को भूमध्य, इसे क्या कहते हैं, लाल सागर को जो है ये आपका अरब सागर से जोड़ रहा है। आप इस मैप पे देख सकते हैं, आदम की खाड़ी भी लिखा है, और यहीं से व्यापार लाल सागर होते हुए होता था। ठीक है, आगे लिखा है इसी तरह कि ये मुद्राएं फारस की खाड़ी पर स्थित बसरा भेजते थे। तो बसरा कहाँ है? तो फारस खाड़ी में है, वहां भी भेजा जाता था। यह ईरान का एक शहर है। बाद में सारी संपत्ति जहाजों के जो हिंदुस्तान भेज दी जाती थी। भारतीय जहाजों के अलावा जो डच, अंग्रेजी और पुर्तगाली जहाज हर साल जो है हिंदुस्तान की वस्तुएं, मतलब हिंदुस्तान की वस्तुएं पेगु मतलब बर्मा और श्याम थाईलैंड और सिलोन श्रीलंका, मालदीव के टापू, मोजाम्बिक और अन्य जगहें ले जाते थे। मतलब भारत का व्यापार इन सब क्षेत्रों में होता था और इन सब क्षेत्रों से चांदी हमारे यहाँ आती थी, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे लिखा है निश्चित तौर पर बहुत सारा सोना चांदी इन देशों से होकर हिंदुस्तान पहुंचाना पड़ता था। तो सब कुछ जो डच लोग जापान की खानों से हासिल करते थे, मतलब डचों का अधिकार कहाँ था? जापान पे। देर सवेर हिंदुस्तान को चला जाता था और यहाँ से यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं, चाहे वो फ्रांस जाएं या इंग्लैंड या पुर्तगाल जाएं, सभी नगद में खरीदी जाती थी। जो है नगद वही हिंदुस्तान में रह जाता था। मतलब जो हमारे यहाँ अलग अलग देशों से लोग व्यापार करने आते थे, तो सारा व्यापार जब भारत में होता था तो सब लोग चांदी का पैसा यहाँ दे करके जाते थे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है अबुल फजल की आईने अकबरी। तो अबुल फजल जो है अकबर के दरबार में थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी आईने अकबरी। तो उसमें क्या विवरण मिलता है हमें देखना है। तो लिखा है आईने अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। तो अबुल फजल ने जो है अकबर के कहने पर जो है इस किताब को लिखा था। अकबर के शासन के 22वें वर्ष 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया
आईने अकबरी इतिहास लिखने की एक ऐसे बृहद परियोजना का हिस्सा था जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था कि अकबरनामा जिसे 3 जिल्दों में लिखा गया था, मतलब अकबरनामा के 3 भाग हैं, उसी में एक भाग को आईने अकबरी कहते थे। तो पहले 2 जिल्दों में से ऐतिहासिक दास्तान पेश किया और इन हिस्सों पर हमें अध्याय 9 में ज्यादा बारीकी से हम डालेंगे नजर। जो इसका तीसरा भाग है जिसे हम जिल्द कहते हैं, उसी को हम आईने अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। इसी को हमें याद रखना है। तो अकबरनामा बड़ी किताब है, इसके 3 पार्ट हैं, इसके तीसरे पार्ट को ही आईने अकबरी कहते हैं, यह बात याद रखना। आईने अकबरी की कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है। दरबार, प्रशासन, सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत, अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाज, इन सब का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? आईने अकबरी मिलता है। अकबर की सरकार के तमाम विभागों, प्रांतों, सूबों के बारे में हमें सब के बारे में जानकारी कौन देता है? आईने अकबरी। विस्तार से जानकारी देने के लिए अलावा आईने अकबरी इन सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचना बड़ी बारीकी के साथ देता है। तो अकबर के शासनकाल की सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है? आईने अकबरी से। आगे लिखा है, इन सूचनाओं को इकट्ठा करके इन्हें सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही वकायत थी। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। इस तरह हमारे लिए आईने अकबरी अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है, मतलब बहुत सारे सूचनाओं की यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है। फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आईने का नजरिया क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नजरिया है, या यूं कहें कि शासन मतलब समाज के शीर्ष से देखी हुई समाज की तस्वीर है। मतलब इसमें कुछ खास चीजें लिखी गई हैं, इसमें अकबर की बुराई नहीं की गई है। आगे लिखा है, आईने अकबरी 5 भागों का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग का प्रशासन का विवरण है। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर, परिवार और उनके रख रखाव के ताल्लुक रखती है। मतलब यह हुआ कि जो आईने अकबरी है वो भी 5 भागों में बटी हुई है। तो पहले 3 भाग में हमें प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो जो पहला भाग है आईने अकबरी का, उसका नाम है मंजिल आबादी। मंजिल आबादी में हमें जो शाही परिवार की जानकारी मिलती है। दूसरा भाग है जो है सिपाह आबादी, सैनिक और नागरिक प्रशासन और नौकरी की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इसी भाग में शाही अफसरों, मनसबदारों, विद्वानों, कवियों और कलाकारों का संक्षिप्त जीवन परिचय मिलता है। दूसरे भाग में आईने अकबरी के कितनी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बताई गई हैं। तीसरा जो भाग है उसका नाम है मुल्क आबादी। वह भाग है जो साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय पहलुओं और राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के लिए के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। इस खंड में सांख्यिकी सूचनाओं तफसील से दी गई है, मतलब बहुत विस्तार से दी गई है। इसमें सूबों मतलब प्रांत और उनकी तमाम प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयों, सरकार, परगना और महल के भौगोलिक, स्थलाकृतिक और आर्थिक चित्र भी शामिल हैं। इसी खंड में हर प्रांत और उनकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व की भी हमें जानकारी मिलती है आईने अकबरी के। आगे लिखा है, सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आईने अकबरी हमें सूबे के नीचे की कई सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। सरकार मतलब जिलों के बारे में। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई हैं, जहां हर तालिका में 8 खाने हैं जो हमें निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं। पहला है परगतनाद महल, किला, अराजी और जमीन ए पाईमूज, मापे हुए इलाके, नगद निर्धारित मतलब जो नगद राजस्व होता था, सरयुगल दान में दिया गया राजस्व, अनुदान, उसे हम सरयुगाल कहते थे, जमींदार खाने और जो है 7 और 8 में जमींदारों की जातियों और उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही मतलब प्यादा, हाथी, पील सहित उनके फौज की जानकारी दी गई है। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। मुगल काल के अकबर के शासन की हर चीज को इसमें बताया गया है। मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत और आकर्षक और पेचीदा चित्र पेश करती है। चौथी और 5वीं किताब भारत के लोगों के मजहबी मतलब धर्म, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक रखती है। इनके आखिर में अकबर ने शुभ वचनों का एक संग्रह भी मिलता है, ये भी याद रखना, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है आईने अकबरी का अनुवाद। तो लिखा है आईने अकबरी की अहमियत की वजह से ही कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हेनरी ब्लॉकमैन ने इसे संपादित किया और कलकत्ता, आज का कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी जो है ये क्या कहते हैं बिबियोथिला श्रृंखला में इसे छापा। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा, जो किताबों का अनुवाद के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना की गई थी। इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन ने जो है किया, बाकी के 2 खंडों का अनुवाद एस जैरेट ने किया था। याद रखना 1891 और 94 में। ठीक है, आगे आते हैं। लिखा है हालांकि बादशाह अकबर के शासन की जो है सहूलियत के लिए आईने अकबरी को आधिकारिक तौर पर विशिष्ट सूचना जमा करने के लिए प्रायोजित किया गया था, फिर भी यह किताब अधिकाधिक दस्तावेजों की महज नकल से कहीं बढ़कर थी। हम जानते हैं कि इसकी पांडुलिपियों को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया। इससे ऐसा लगता है कि प्रामाणिकता की खोज में अबुल फजल काफी सावधानी बरते होंगे। मतलब कई बार उन्होंने चीजों को बदला है, तथ्यों को बदला है। इसका मतलब अगर जो चीज हमें प्रमाणित नहीं मिला उसको उन्होंने हटा दिया। उदाहरण के तौर पर मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उसकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश की गई। सांख्यिकी वाले खंडों में सभी आंकड़ों को अंकों के साथ शब्दों में भी लिखा गया, ताकि बाद की प्रतियों में नकल की जो गलतियां कम से कम हो सके। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आईने अकबरी का अध्ययन किया, वह बताते हैं कि यह ग्रंथ पूरी तरह समस्याओं से परे नहीं है। मतलब इनमें कई समस्याएं हैं, क्योंकि इसमें अकबर की बुराई की नहीं गई, कमियां नहीं बताई गई, जोड़ करने में कई गलतियां पाई गईं। ऐसा माना जाता है कि या तो ये अंगणित की छोटी मोटी चूक है, या फिर नकल उतारने के दौरान अबुल फजल के सहयोगियों की भूल हो गई थी। आमतौर पर यह गलतियां मामूली हैं और एक व्यापक स्तर पर किताबों के आंकड़ों की सच्चाई को कम नहीं करती हैं। आईने अकबरी की एक और सीमा यह है कि इसके संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं। मतलब इसे कई आंकड़े जो है मैच नहीं खाते हैं। सभी सूबों के आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए जाते थे। मसलन यहाँ कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति के मुताबिक विशिष्ट सूचनाएं संकलित की गई, वहीं बंगाल और उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं थी। इसी तरह जहां सूबों के लिए गए राजकोषीय आंकड़े बड़ी तफसील से दिए गए, वहीं उन्हीं इलाकों में कीमतों और मजदूरी जैसे इतने ही महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए। मतलब कुछ चीजों को इन्होंने छोड़ दिया। कीमतों और मजदूरी की दरों को भी विस्तृत सूची आईने अकबरी में दी भी गई हैं। वह साम्राज्य की राजधानी आगरा और उसके इर्द गिर्द के इलाकों से ली गई थी। जाहिर है कि देश के बाकी हिस्सों के लिए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित है। याद रखना, ये आंकड़े बहुत जगह लागू नहीं होते हैं। निष्कर्ष के रूप में लिखा है, इन सीमाओं के बावजूद आईने अकबरी अपने समय के लिए एक असामान्य और अनोखा दस्तावेज है। मुगल साम्राज्य के गठन और उसकी संरचना को मंत्र मुग्ध करने वाली झलकियां दिखाकर और उनके बासिंदे और उत्पादों के बारे में सांख्यिकीय आंकड़े देकर अबुल फजल मध्यकालीन इतिहासकारों की अब तक परिचित परंपराओं से कहीं आगे निकल गए, और यह निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि थी। गौरतलब है कि मध्यकालीन भारत में अबुल फजल से पहले के इतिहासकार ज्यादातर राजनीतिक वारदातों के बारे में ही लिखते थे। जंग, फतह, सियासी रंजिशें साजिशें, या फिर वंशीय उथल पुथल। लेकिन अबुल फजल ने समाज के बारे में लिखा। ये अपने आप पे बहुत बड़ी चुनौती है। देश, उनके लोग और उनके उत्पादों का जिक्र गाहे बगाहे प्रसंगबद्ध ही आते थे, और वह भी एक ऐसे लेखक साज सज्जा के रूप में जिसकी दिशा मूलतः राजनीतिक होती थी। भारत के लोगों और मुगल साम्राज्य के बारे में विशिष्ट सूचनाएं दर्ज करके आईने अकबरी ने स्थापित परंपराओं को पीछे छोड़ दिया। मतलब कि इसमें बहुत अधिक विस्तृत जानकारी दी गई। इस तरह 17वीं शताब्दी के मुहाने पर भारत के अध्ययन के लिए एक संदर्भ बिंदु बन गया। जहां तक कृषि संबंधों का सवाल है, तो आईने अकबरी के सांख्यिकी सबूतों की अहमियत चुनौतियों से परे है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण लोगों को उनके पेशों और व्यवसायों, समाज की व्यवस्था और उनके
उच्चाधिकारियों के बारे में सूचनाएं इस ग्रंथ मुहैया कराता है, मतलब इन सब के बारे में बताता है। उनकी मदद से इतिहासकार मध्यकालीन भारत के सामाजिक ताने बाने का पुनः इतिहास रच सकते हैं अबुल फजल की किताब से। तो अबुल फजल क्या रखना, उनकी हत्या किसने किया था, तो जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने किया था, ये भी याद रखना। तो 1602 में उसकी हत्या कर दी गई थी, तो इससे अकबर बहुत दुखी हुआ था। तो 1602 तक का ही इतिहास हमें आईने अकबरी में मिलता है, ये भी याद रखना। यहाँ कुछ डेट दिया गया है इतिहास में। 1526 में क्या हुआ था, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बना था। 1530-40 में क्या हुआ था, हुमायूं के शासन का पहला चरण था। 1540 से 55 तक जो है शेरशाह से हार कर हुमायूं जो है कहाँ चला गया था, तो याद रखना सफावी दरबार मतलब फारस चला गया था। 1555 से 56 में हुमायूं खोए हुए राज्य को पुनः हासिल कर सका। 56 और 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासन काल था, यह याद रखना। 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासन काल था। 1628 से 58 तक शाहजहां का शासन काल था और 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासन काल था। 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था, दिल्ली को उसने लूटा था, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था। 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए गए, तो इस समय द्वैत शासन लागू किया गया था बंगाल में। और 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज गद्दी से हटा देते हैं और देश निकाला कर रंगून भेज देते हैं, जहां पर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें थी मैंने बता दिया है। इस एनसीईआरटी को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।